नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूं तो मध्य प्रदेश में कोरोना एंडेमिक स्टेज में है, लेकिन शनिवार को जो आंकड़े सामने आए उसने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल एक दिन में कोरोना के 22 नए केस एमपी में मिले हैं और यह आंकड़ा पिछले 19 दिन के आंकड़ों में सबसे बड़ा है। इससे पहले 15 अगस्त को एक दिन में 20 केस आए थे, लेकिन अब शनिवार को जो नए केस आए हैं उन्होंने एक बार चिंता फिर से बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा जबलपुर में 7 मामले, भोपाल और सागर में 4 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कई और जिलों में भी केसेस सामने आए हैं। कुल 20 केस मिले थे 15 अगस्त को, उसके बाद उससे बढ़कर यह आंकड़ा 22 पर पहुंचा है। चलिए, कोरोना के बढ़ते आंकड़े इधर चिंता बढ़ा रहे हैं, उधर जबलपुर में कोरोना की तीसरी लहर के पहले डेंगू का डंक लोगों को डस रहा है। शहर में तेजी से फैल रहे डेंगू के चलते लोग डरे हुए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। डेंगू के लिहाज से जबलपुर हमेशा से संवेदनशील रहा है। शहर की कुछ घनी और निचली बस्तियों में गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में दिन रात एक करने वाला नगर निगम मच्छरों से निपटने के लिए हर साल करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर में डेंगू का डंक लोगों को डस रहा है। जबलपुर में डेंगू के अब तक 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है, लोग भी दहशत में आ गए हैं। निश्चित रूप से वर्तमान मौसम में वायरल और डेंगू के केस कुछ बढ़े हैं, क्योंकि ये एक सीज़न होता है जिसमें मच्छर ब्रीड ज़्यादा करते हैं। तो पहला स्वास्थ्य विभाग का ये फोकस होता है कि हम उनका ब्रीडिंग सोर्स अलग करें। तो आम जनता से हम ये अपील करते हैं कि यदि वो हफ्ते में एक बार 10 मिनट अपने ऊपर खर्च करें, अपने घर को देखें, कहीं कहीं पानी का जमाव तो नहीं हो रहा है, छत पे कहीं पानी का जमाव नहीं हो रहा है, तो इस बीमारी से निश्चित रूप से बचा जा सकता है। जबलपुर नगर निगम के पास शहर का कचरा उठाने के लिए करीब 400 गाड़ियां हैं, जिनमें से ज्यादातर गाड़ियां खड़े खड़े ही खराब होने लगी हैं। शहर में गंदगी का अंबार लग रहा है। गंदगी के चलते डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी फैलती जा रही है। व्यवस्था पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो निगम के कर्णधार समस्या से जल्द निजात दिलाने का दावा कर रहे हैं। एक तरफ डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, 17 तरह की बीमारी शहर झेल रहा है, लेकिन आप देखिए सफाई कर्मचारी 35 की जगह 10 और 15 काम कर रहे हैं और सब ठेकेदारों के हाथ पे निगम के अधिकारी भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता में लगे हुए हैं। जिन 400 गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, वो 400 गाड़ियों को भी मेंटेनेंस नहीं होने के कारण आज ठेकेदार धीरे धीरे करके गाड़ी अलग करता जा रहा है। हम लोगों ने अभी उनका मॉनिटरिंग और गहन कर दिया है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि कचरे का टाइमली उठाव हो और शहर में भी कहीं कचरा ना पड़े रहे। डस्टबिन फ्री सिटी के तौर पे भी हम लोग अपने एबीडी एरिया को ले जा रहे हैं। उसी संबंध में हम लोग डस्टबिन को भी हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे कचरे का इकट्ठा होना और एक गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट ना बने, इस दिशा में भी काम हो रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर निगम की टीमों को शहर में तैनात कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच दम तोड़ रही कचरा उठाने की डोर टू डोर व्यवस्था और उसकी नाकामी के चलते शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो रहा है। बंसल न्यूज के लिए जबलपुर से अमित सोनी की रिपोर्ट। चलिए बात कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने राज्यों की बात मानते हुए ये फैसला किया है कि कई राज्यों में फिलहाल उपचुनाव नहीं होंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और त्योहारों के सीजन का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने उपचुनाव को टाल दिया है। आपको बता दें कि बंगाल और उड़ीसा की 3 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, लेकिन उन पर कोई रोक नहीं है। दोनों जगह 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी।
वहीं चुनाव टलने को लेकर कांग्रेस ने अब बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी को पता है कि चुनाव हार जाएंगे, इसलिए मुख्य सचिव ने बाढ़ को चुनाव न कराने की वजह बताई है। लेकिन चारों जगह जहां चुनाव होना है वहां सूखे के हालात हैं। मुख्य सचिव जी ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ है, तो जिन स्थानों पर चुनाव हैं उनमें से चारों ही निर्वाचन क्षेत्र अल्प वर्षा से प्रभावित है, वहां बाढ़ का कोई भी असर नहीं है। तो यह झूठ क्यों परोसा जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार जनाकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है। उसे दमोह और झाबुआ उपचुनाव के साथ हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के राजनीतिक कौशल से भय है। वैसे तो नाम बदलने और श्रेय की सियासत का बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन बात जब मध्य प्रदेश की होती है तो यहाँ इस तरह का ट्रेंड कम ही रहा है। हालांकि एक बार फिर से ये प्रदेश में चर्चा में है और इस बार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग और इंदिरा ज्योति योजना पर बहस गर्म है। देखिए पूरी खबर। नाम पर सियासत, एमपी में फिर अदावत, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। पॉलिटिक्स के इस ट्रेंड के क्या मायने? अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार शेक्सपियर कहा करते थे, नाम में क्या रखा है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत पर नजर डालें तो इस वक्त यहां नाम पर ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को लेकर सियासी खींचतान जारी है। आयोग शिवराज सरकार ने बनाया है, जिसका अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया हैं, जिन्हें कमलनाथ सरकार ने नियुक्त किया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया। फिर नाम बदलकर आयोग बनाने की जरूरत क्या है? हालांकि इस पर शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कड़ा जवाब दिया। उनको तो हर चीज में यही सब दिखेगा, लेकिन ये जो कमीशन बना है ये मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम किस रूप में आज जो हमारे अध्यक्ष बने हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोगों से बात करके उसकी वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके लिए ये बना है। लेकिन धनोपिया जी को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जब सरकार चलेगी तो आप कहाँ बचे। नाम पर सियासी घमासान यहीं तक नहीं है, बल्कि प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलने की तैयारी पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस योजना का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी करने की तैयारी है। मंत्रिमंडल समूह ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर शिवराज सरकार आखिरी फैसला लेगी। कांग्रेस तो केवल इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी इससे बाहर नहीं निकल रही और ये नेहरू परिवार को केवल महिमा मंडन करने का काम जब रुकता है तो उनके पेट में दर्द होता है। नेहरू गांधी परिवार ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने की शहादत को इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। नाम बदलने से आदमी का महत्व कम नहीं हो जाता। इंदिरा जी ने इस देश की खातिर, उन्होंने उड़ीसा में जब भाषण दिया था, अंतिम भाषण, तो देश की खातिर एक एक बूंद खून का कतरा देश के काम आए, ये भावना इंदिरा जी के अंदर थी। पहले इस भावना को लाएं, इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। इससे भला नहीं होने वाला, देश की भलाई के लिए काम कर। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पिछड़ा वर्ग और इंदिरा ज्योति योजना एक बड़े वोट बैंक से भी जुड़ते हैं। राज्य में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग पर कांग्रेस पहले से ही मुखर है। बीजेपी भी कोर्ट में पेंडिंग मामलों को छोड़कर सरकारी भर्ती में 27% आरक्षण दे रही है। राज्य में 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। वहीं बिजली सब्सिडी का फायदा देने वाला वर्ग भी बहुत बड़ा है। ऐसे में राजनीति चुप कैसे रह सकती है? सवाल यह भी है कि श्रेय और नाम की राजनीति से जनता को क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर रोटी बनाकर विरोध जताया। साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। ग्वालियर में जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ने।
बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने ग्वालियर में प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं वो चूल्हे पर रोटी बना रही हैं, क्योंकि अब सिलेंडर नहीं खरीद सकता आम आदमी, क्योंकि जो कीमत है ग्वालियर में वो 968 रुपये पहुँच चुकी है एक सिलेंडर की। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं रुचि गुप्ता, उनसे। आज हम देख रहे हैं बड़े अनोखे ढंग से आप विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, चूल्हे पर रोटियां पकाई जा रही हैं और सिलेंडर को भी माला पहना दी है। ये हम जो चूल्हे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक समय मोदी जी ने उनका वादा याद दिलाने के लिए कह रहे हैं। आपने कहा था कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, धुएं के आंसू नहीं आएंगे। मैं मानती हूँ, अब धुएं तो छोड़िए, अब खून के आंसू रो रही है महिलाएं, क्योंकि आपने घरेलू ईंधन इतना महंगा कर दिया। हर महिला के घर से, आंचल से घरेलू ईंधन छीन लिया। इस मतलब मैं बोलूंगी, इस प्रकार अगर बढ़ेगी महंगाई तो कैसे देश की बिटिया पढ़ पाएगी, कैसे शिक्षा, आप कहते हैं देश में शिक्षा उसका विकास का आधार होता है, किस प्रकार से बच्चे पढ़ पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ चटनी से रोटी खा रहे, क्यों? दाल, चावल, आटा, तेल, घरेलू तेल, सरसों का तेल, ईंधन सब महंगा, तो चटनी और रोटी खाइए और प्रभु के गुण गाइए। जो पुराने दिन थे वो याद दिला रहे हैं मोदी जी को। बिल्कुल, आपको तस्वीरें यहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह से चूल्हे पे रोटी पकाई जा रही है और उसके बाद चटनी से उस रोटी को खाया जा रहा है। और एक तस्वीर मैं ये देखिए, आप सामने की तस्वीर है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन है और यही मांग है केंद्र सरकार से कि आप महंगाई को नियंत्रित करिए और आपने जो वायदा किया था उसे निभाइए। कैमरामैन कनवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। खबर छत्तीसगढ़ से है, खबर सियासी है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान ने छत्तीसगढ़ के सियासी माहौल में गर्माहट ला दी है। इस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डी पुरंदेश्वरी ने पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान किया है। मैं सीएम होने से पहले एक किसान हूं और पुरंदेश्वरी के इस बयान से छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान हुआ है। साथ ही पुरंदेश्वरी के विरोध में कल कांग्रेस पुतला दहन कर प्रदर्शन करेगी। और दूसरी बात ये है कि ये सरकार किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री मैं तो बाद में हूँ, किसान पहले हूँ। और इन्होंने किसानों पे थूकने की बात कही है। किसानों के प्रति इनके पार्टी की भावनाएं क्या है पूरे देश देख रहा है। किसानों के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी नफरत है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति इनकी क्या भावनाएं हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। और विशेषकर किसान के प्रति तो मैं पहले किसान हूं और इन्होंने थूकने की बात जो कही है, किसानों को थूकने की बात, किसान बह जाएंगे। ये मंत्रिमंडल किसका है? 3/4 बहुमत से हम जीत के आए हैं और ये पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। ये छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्रिमंडल, जिसमें हम सब शामिल हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने डी पुरंदेश्वरी के बयान पर सफाई दी है। बीजेपी नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी प्रभारी के बयान का गलत अर्थ लगाया गया। साथ ही कहा कि डी पुरंदेश्वरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वो बयान दिया था। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नफरत फैलाने का काम कांग्रेस का है। प्रेस वार्ता में इन्होंने हमारे प्रदेश की प्रभारी दीदी श्रीमती डी पुरंदेश्वरी जी के ऊपर आरोप लगाया है। वास्तव में आदरणीय प्रभारी जी का वो मंतव्य नहीं था। जिस तरह से हमारा चिंतन बैठक में सारे नेताओं का एकजुटता दिखा और हमारा संभागीय सम्मेलन बहुत अच्छी संख्या में। लंदन के बाद ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को करारा जवाब दिया है। दूसरी पारी में भारत ने 118 रन से ज्यादा की बढ़त ले ली है। तीसरे दिन के तीसरे सेशन में भारत ने अपनी दूसरी पारी में 236 से ज्यादा रन बना लिए हैं। पुजारा ने अपने टेस्ट करियर की 31वीं हाफ सेंचुरी जोड़ दी है। इससे पहले रोहित शर्मा ने भी शानदार शतक लगाया। ये विदेश में रोहित शर्मा का पहला और ओवरऑल 8वां टेस्ट शतक है। रोहित ने टेस्ट में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए हैं। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत काफ़ी शानदार रही। रोहित और राहुल के बीच 83 रनों की साझेदारी हुई। केएल राहुल ने भी 46 रनों की शानदार पारी खेली।
चलिए मिलवाते हैं कुछ शानदार शिक्षकों से। एक शिक्षक जिसकी जिंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं, अंधकार उसका साथी बन चुका है, लेकिन वो अपने छात्रों के जीवन को शिक्षा की रोशनी से रोशन कर रही है। हम बात कर रहे हैं रायगढ़ की टीचर संध्या पांडे की। संध्या देख नहीं सकती हैं, लेकिन वो शिक्षा के जरिए बच्चों के भविष्य को रोशन करने में लगातार जुटी हुई हैं। ये है रायगढ़ के सराय फतर की टीचर संध्या पांडे। संध्या पांडे के जीवन में घनघोर रात जैसा अंधेरा है, लेकिन वो शिक्षा के जरिए बच्चों के भविष्य को रोशन करने में जुटी हैं। संध्या देख नहीं सकती, लेकिन वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखती हैं। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अचानक आई बीमारी ने आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन संध्या ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से शिक्षक बन गई और तमाम परेशानियों और संघर्ष के बीच शिक्षा की अलख जगाने में जुटी हैं। तो मेरे आंखों की रोशनी चली गई थी, तो मेरे सामने ऑप्शन तो यही था कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं अपने से निर्णय ली कि क्यों ना मैं भाई मेरे पास जो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है मेरे पास, उतना ज्ञान बच्चों को बांटा जाए सब तरफ करके। इसलिए मैं फिर इसी क्षेत्र में फॉर्म निकला हुआ था एक बार ब्लाइंड के लिए, 100% ब्लाइंड। तो इत्तेफाकन भगवान के आशीर्वाद से फिर मैं उस फॉर्म को भरी और मेरा हो गया सिलेक्शन। हाँ, पूरा सहयोग मिलता है स्कूल के स्टाफ का, बहुत ही अच्छे हैं स्कूल के स्टाफ। कहते हैं माँ से बड़ा साथी और शिक्षक कोई नहीं होता। संध्या की माँ भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। माँ साथ में स्कूल आती हैं और जब बोर्ड पर लिखना होता है तो ये काम भी वही करती है, ताकि संध्या को अपना मकसद पूरा करने में परेशानी ना हो। मैं पढ़ के बताती है, संध्या को मैं पढ़ के बताती हूँ तो मुझे समझाती है, फिर मैं उसको लिखते जाती हूँ। और बाकी कोशिश तो यही रहती है उसकी कि मैं बच्चों को अधिक से अधिक समझा सकूँ, बता पाऊँ। अचानक मेरे साथ ऐसी घटना हो गई कि अब मेरे को इसके साथ रहना पड़ता है। पहले सभी को अंदेशा था कि एक ब्लाइंड टीचर कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल कहती हैं कि संध्या इतनी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं कि लगता ही नहीं है कि वो दिव्यांग हैं। नहीं, हम लोगों को तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इनमें कोई प्रॉब्लम है। हमेशा नॉर्मल जैसे व्यवहार करती हैं, आती हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को। बच्चों से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, सभी कुछ एकदम। कभी कभी तो हम लोग भूल भी जाते हैं कि इनको कुछ समस्या है। इतना ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और कार्य करती हैं। संध्या के जज्बे की जितनी तारीफ की जाए कम है। शिक्षक के तौर पर उनका हौसला काबिले तारीफ है, जो तमाम दुश्वारियों के बीच छात्रों के भविष्य को गढ़ने का काम कर रही है और शिक्षा की रोशनी से हर तरफ उजियारा कर रही है। राजेश जैन, बंसल न्यूज, रायगढ़। संध्या जैसे तमाम टीचर्स और उनके जज्बे को सलाम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन